हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 17 है। और आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आपके 2022 में जो यूजीसी नेट पेपर 1 का आपका एग्जाम हुआ था वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल लेते कि सर 2022 के क्वेश्चन को आप कवर कराएं, तो आज से आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो 2022 में जो अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी विथ डिटेल्स के साथ। यानी क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको करना क्या है कि सभी क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, देन उसके बाद से अपना आंसर जो है मैं बताता हूं उसको देखते हुए चलिएगा। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि आप पोयम की तरह ऐसे देखते चले जाइए। तो जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की जो माइंडसेट है, कैपेबिलिटी है, वो आपका इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो खुद से पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद से आंसर देखते हुए चलिएगा। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बता भी रखा है कि आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है तो क्या करना होगा। सिलेबस को तो आपको कवर करना ही होगा हर यूनिट से टॉपिक वाइज। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को विद डिटेल्स के साथ आपको सॉल्व करना होगा, उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। और कुछ जो यूनिट्स हैं उसमें तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेंगे, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आपका यूनिट हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वाला यूनिट हो गया। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स है जहां पर आपको प्रीवियस ईयर से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके शब्दों के साथ वो आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और ये क्वेश्चन आपका है 251, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 250 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो है 251 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आईसीटी वाले यूनिट से लिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक यूनिट से कोशिश की जाती है एग्जामिनर की 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएं। कभी एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन 5-5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट से पूछा जाएगा। अब देखिए, इस यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि जिसको शॉर्ट में NIC भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में क्या होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है डोमेन एड्रेस, और दूसरा ऑप्शन है IP एड्रेस, और तीसरा ऑप्शन है मैक एड्रेस, और डी ऑप्शन है आपका पोर्ट एड्रेस। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में पूछा गया है और आपकी डिमांड भी थी कि 2022 के क्वेश्चन सर कराए जाएं, तो वो मैं कराना स्टार्ट कर दिया हूं। और सारे यूनिट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं किसी एक यूनिट का मैं कराकर यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस जो है होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जो है मैक एड्रेस आपका होता है। अब ये क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। देखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण कंप्यूटर हार्डवेयर का एक घटक होता है, जिसके बिना एक कंप्यूटर को इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ये आपको याद रखना है। और यह कंप्यूटर के अंदर स्थापित एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। और इसी नेटवर्क कार्ड की मदद से कंप्यूटर को ईथरनेट केबल का प्रयोग कर इंटरनेट अथवा किसी अन्य नेटवर्क से जोड़ा जाता है। तो आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी से कुछ और तरीके से क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं। याद रखना कि आमतौर पर वह केबल आगे किसी राउटर या मॉडेम से जुड़ा होता है जिसे कंप्यूटर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अक्सर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क एडॉप्टर या लैन एडॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसकी एक मैं इमेज दिखा देता हूं जिससे और आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये रहा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इसका इमेज है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको कंट्रोलर भी आपका कहा जाता है। तो इस प्रकार का कुछ ये सर्किट होता है जो कंप्यूटर में आपका लगा होता है। तो उम्मीद है कि आपको इमेज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और इसके साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। देखिए, क्वेश्चन से जुड़े आंसर को तो मैं बता ही रहा हूं कि क्या आंसर यहां पे राइट। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस पॉइंट से रिलेटेड, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और पिक्चर के माध्यम से भी क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या ये आखिर होता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 252 और ये भी क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से लिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें पूछा जा रहा है कि IPv6 एड्रेसिंग में कितने बीट्स होते हैं, ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 128 बीट्स, बी ऑप्शन दिया गया है 256 बीट्स, और सी ऑप्शन दिया गया है 32 बीट, और डी ऑप्शन दिया गया है 64 बीट्स। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आपको, IPv6 एड्रेसिंग में जो है 128 बीट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये टाइप में आगे मिस्टेक है, बीट्स आपको याद रखना है। देखिए IPv6 का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है और यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण होता है, ये आपको याद रखना है, जो संप्रेषण के लिए इंटरनेट सक्षम उपकरणों के लिए जो है आवश्यक अद्वितीय IP एड्रेस प्रदान करता है। और IPv6 में बिट्स की संख्या 128 होती है, जिसे प्रत्येक 16 बिट्स के 8 संस्करणों के रूप में लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन से जुड़े ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए यहां पर बताया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 253 और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। और ये अब क्वेश्चन का लेवल एक अलग टाइप से है। पीछे के जितने भी क्वेश्चन आपने अब तक सॉल्व किए होंगे अलग तरीके से 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि अगर सीटेट की आप यूपी टेट या अलग स्टेट की जो टेट होते हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप बड़ा ईजिली कर पाएंगे। देखिए बोला क्या जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चों के मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकास हो जाता है, ये आपसे यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चों के मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकास हो जाता है। पहला है 25%, बी है 45% और सी है 65% और यहाँ पर डी है 85%। ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, 2022 में ऑलरेडी आ चुका है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहले आपको वीडियो को पॉज करके राइट आंसर अपना बता लेना है, बाकी तो मैं राइट आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 85% आपका दिया गया है, जबकि आपका 90% तक जो है मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो जाता है। तो देखिए याद रखना है आपको कि मस्तिष्क मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पूरे शरीर का जो संचालन होता है, आपका हाथ पैर क्या सोचना है, क्या कैसे करना है, वो आपका पूरी तरीके से मस्तिष्क क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। और जन्म के समय इसकी औसत माप जो है वयस्क मस्तिष्क के आयतन का 25% होता है और पहले साल में यह दोगुना, यानी कि पहले साल में मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है वो दोगुना यानी कि 50% तक हो जाता है और यह उत्तरोत्तर यानी आगे जो है 2 वर्षों तक जो है 75% विकसित हो जाता है और 3 वर्ष तक जो है 80% और 6 वर्ष की आयु तक लगभग 90% जो है मस्तिष्क का जो है यहाँ पर विकास हो जाता है। देखिए यहाँ पर 90% तो दिया नहीं है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट है यानी 85% उसके साथ हम जो है यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी सीटेट के छात्र होंगे, मतलब हायर एजुकेशन की तो तैयारी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बीएड या बीटीसी या इस तरीके से सीटेट कर रखा होगा, तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 254 और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है और ये लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसको समझने के बाद इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर जरूर बताएं। देखिए सबसे पहले कथन में क्या बोला जा रहा है कि अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादन में न्यायिकों के उद्देश्य प्रभा यानी कि सही ज्ञान प्राप्त करना है। फिर कथन 2 में बोला जा रहा है कि अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादन में न्यायिकों का उद्देश्य केवल और केवल औपचारिक विधि मान्यता का सत्यापन करना है। तो बेसिकली आपको इसको समझ लेना है, उसके बाद से ही अपना राइट आंसर देना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आप आंसर कर दें कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला जो है आपका सही हो जाएगा और कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा देखिए गलत क्यों, कि अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादन में न्यायिकों का उद्देश्य केवल और केवल औपचारिक विधि मान्यता का सत्यापन करना नहीं होता है। और कथन पहला जो है आपका कि अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादन में न्यायिकों के उद्देश्य प्रभा यानी कि सही ज्ञान प्राप्त करना जो है यहाँ पर इसका उद्देश्य होता है। अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादन में जो न्यायिकों होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, सही ज्ञान प्राप्त करना होता है।
और जबकि कथन दूसरे में आपसे बोला जा रहा है कि न्यायिकों का उद्देश्य जो है केवल व केवल औपचारिक विधि मान्यता का सत्यापन करना होता है, जबकि ऊपर ज्ञान प्राप्त करना होता बोला जा रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कथन दूसरा गलत और कथन पहला आपका सही हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो अगर आपने ऑप्शन डी आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और एक क्वेश्चन सही होने पे 2 नंबर आपका यहाँ पर कवर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 255 और ये क्वेश्चन आपका पीडी वाले यूनिट से लिया गया है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें बोला क्या जा रहा है आपसे कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर BOD भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके से। तो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है। किसी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है जब BOD क्या होता है, जब BOD क्या होता है ये आपको बताना है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। घटती है, पहले 36 घंटों में बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। आपको यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, घटती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में कार्बनिक पदार्थों के उपचय की जैविक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है और यह अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक होता है। और किसी संयंत्र को तब तक सक्षम कहा जा सकता है जब वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है घटाता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी जल में जो घुलनशील आपकी ऑक्सीजन होती है उसी के संदर्भ में ये बात किया जा रहा है। जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर से ही लेते हैं, बाहर आकर नहीं ले सकते, जिसमें मछली हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो ऊपर आकर भी ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 256 और ये क्वेश्चन आपका ICT वाले यूनिट से ही लिया गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MOOC यानी कि मूक के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ MOOC, इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं और डिटेल में भी आपको बता रखा है। तो बोला क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूक प्लेटफॉर्म है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कोर्सेरा, बी ऑप्शन दिया गया है गूगल मीट और फिर उसके बाद दिया गया है GTC मीट और डी दिया गया है आपका उर्कुंड। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, कोर्सेरा क्या है, आपका मूक का प्लेटफॉर्म है, यानी इसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए याद रखना है मूक का पूर्ण रूप होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यह मुफ्त ऑफलाइन पाठ्यक्रम मंच है जो ऑफलाइन नहीं, ये ऑनलाइन आपका होगा, ठीक है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है जो किसी को भी किफ़ायती और लचीले तरीके से दूरस्थ शिक्षा के अवसर को प्रदान करता है। और मूक के जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के कोर्सेरा है और इसके साथ ही साथ फ्यूचर लर्न है, यूडेमी है और फिर इसके बाद से iVersity है। मतलब ऐसे कई सारे आपके ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मूक की तरह ही काम करते हैं दूरस्थ शिक्षा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपका अपने देश में स्वयं प्रभा इस तरीके से ये काम कर रही है। तो इसमें होता क्या है कि कई सारे कोर्सेज होते हैं, अलग अलग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्स वहाँ पर होते हैं। तो उन कोर्सेज में जो है आप एनरोल हो सकते हैं और NTA की वेबसाइट पर अगर जाकर आप देखोगे तो वहाँ पर बार बार नोटिफिकेशन भी फ्लोट होता होगा। स्वयं की जो है कोर्स में एनरोल होने की लास्ट डेट, इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑनलाइन माध्यम में छात्र जो है क्या करते हैं, कोर्स में एनरोल होते हैं और ऑनलाइन लेक्चर उनको देखने को मिलता है। कुछ प्रोसेस होता है इस तरीके से, कोर्स को वो कंप्लीट करते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन में, उसके बाद से वो सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मतलब ऑथेंटिक वे में ये सारा कोर्स होता है और उसकी वैलिडिटी भी होती है, वैधता भी मानी जाती है सर्टिफिकेट की। ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन तरीके से कर लिया तो उसका कोई भी अवैधता नहीं होगा। तो उम्मीद है कि बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 257 और ये क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से यहाँ पर लिया गया है। और देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पिछले 100 वर्षों में विश्व में समुद्र स्तर में 10 से 25 सेमी या अधिक की वृद्धि होने का अनुभव है, इसका कारण क्या है।
उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। देखिए बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से समझना है आपको। करंट टाइम में जो इन्वायरमेंटल इशू है वहां से एक आध दो क्वेश्चन आपको पीडी वाले यूनिट से यानी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से देखने को मिल जाएगा। तो जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में आपको नजरें बनाए रखनी है, क्या कुछ वैश्विक स्तर पे पर्यावरण से संबंधित घटित हो रही है। तो देखिए पिछले 100 वर्षों में विश्व में समुद्र स्तर में 10 से 25 सेंटीमीटर या अधिक की वृद्धि होने का जो है अनुभव यहाँ पर है। तो इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको पढ़ लेना और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको क्या करना है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका एक तो बी यहाँ पर हो जाएगा, हिमनदों और लघु हिम शिखरों का पिघलना, और उसके बाद से सी हो जाएगा ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पतला होना, और इसके साथ साथ डी स्थलीय जल भंडार में परिवर्तन। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं, और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 100 वर्षों में विश्व में समुद्र स्तर में 10 से 25 सेंटीमीटर या अधिक की वृद्धि होने का अनुभव जो है यहाँ पर किया गया। इसका कारण क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े वो क्या है, वो पिघल रहे हैं, जैसे अंटार्कटिका हो गया, और उसके बाद से और भी जो बड़े बड़े ग्लेशियर वो पिघल कर उसका पानी क्या हो रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, और जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो क्या होंगे, बेघर भी हो जाएंगे, क्योंकि स्तर बढ़ने से क्या होगा, वो पूरा जलमग्न एरिया हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। और ग्रीनलैंड भी पूरा बर्फ से जमा हुआ ही एक आपका महाद्वीप है, तो ये भी जो है पिघल रहा है पूरी तरीके से, और स्थलीय जल भंडार में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 3 आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के संदर्भ में, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 258, और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। और देखिए यहाँ पर आपसे गूगल मीट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपने गूगल मीट यूज किया होगा तो आपको उसके संदर्भ में जो भी तथ्य होंगे वो आपको पहले से ही पता होंगे। तो देखिए बोला क्या जा रहा है कि गूगल मीट सत्र ज्वाइन करने में सही चरण बताए, यानी गूगल मीट का जो सत्र होता है उसको ज्वाइन करने के लिए, जो मीटिंग्स होती है उनको ज्वाइन करने के लिए क्या स्टेप होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, ये आपको फॉलो करना है। और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गूगल मीट का अगर आपने इस्तेमाल किया है, मीटिंग आपने अटेंड किया है, तो क्या प्रोसेस है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्या होता है, गो टू meetgoogle.com, meetgoogle.com पर जाएं, यानी कि जो गूगल मीट की एप्लीकेशन है या उसकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। पहला प्रोसेस यही होता है किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। फिर उसके बाद से दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, दूसरे नंबर पे आपका 2 नंबर में लिख देता हूं यहाँ पर, यूज ए मीटिंग कोड क्लिक करें, यानी मीटिंग कोड होता है तभी आप मीटिंग में एंटर कर पाएंगे या अटेंड कर पाएंगे, तो उस कोड का इस्तेमाल करना होगा आपको। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा क्या, कोड एंटर करें और कंटिन्यू क्लिक करें। कोड को एंटर करने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक, तब जो है आप एंटर कर पाएंगे। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, आस्क टू ज्वाइन क्लिक करें। और उसके बाद से आपका 5वें नंबर पे ये हो जाएगा, जब मीटिंग में कोई आपको एक्सेस देता है तो आप उसे ज्वाइन करेंगे, यानी कि जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है गूगल मीट पे, जब वो एक्सेस आपको देगा इस प्रोसेस को करने के बाद, तब जो है आप मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा, और आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गूगल मीट को इस्तेमाल भी किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो देखिए बहुत सारे आईसीटी वाला जो यूनिट है इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले से पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मतलब इंक्लूड हैं। तो बहुत सारे छात्रों को पहले से भी पता होगा, बहुत सारे छात्रों को नहीं भी पता होगा, दोनों बातें लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से देखना और समझना है, जिनको पता है उनका रिविजन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 259, और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर मैंने लिया है। तो एथनोग्राफी का आशय क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब तो रिसर्च एप्टीट्यूड से ये समझ में आ गया एथनोग्राफी का मतलब क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है विकल्प, तो इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इसे पढ़िए वीडियो को पॉज करके और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक शोध विधि जिसमें शोधकर्ता किसी विशिष्ट संस्कृति, समाज या समुदाय का वर्णन करने के लिए स्वयं लंबी अवधि तक उस सामाजिक परिवेश में रहता है, उसी को एथनोग्राफी यहाँ पर कहा जाता है। इसे आपको क्या करना है,
याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो जो कुछ मैंने यहाँ पर बताया वो तो याद ही रखना है, और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे भी आपको याद करते हुए चलना है। जैसे कि एथनोग्राफी एक शोध पद्धति है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ इस पद्धति में यानी शोध पद्धति में शोधकर्ता अपने सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से दुनिया को जानने के लिए, अपने सामाजिक दृष्टिकोण से बोला जा रहा है यहाँ पे, इसे याद रखना है बात को आपको, दुनिया को जानने के लिए विशेष संस्कृति, समाज या समुदाय का लेखा जोखा प्रदान करने हेतु एक विस्तृत अवधि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था में खुद को विसर्जित करता है, यानी उसी में घुल मिल जाता है। और यह एक प्रकार से गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार आपका होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से, जैसे कि मान लीजिए किसी जनजाति के बारे में, किसी ऐसी समुदाय में, ट्राइब जो बहुत समय से जो है किसी जंगल में रह रही है, उसके बारे में जानना है, तो ऐसा नहीं कि दूर से आप उनके बारे में डिटेल में जान पाओगे, तो आपको उनके बीच में रहना, घुलना और इस तरीके से बहुत समय व्यतीत करना होगा, तब आप उनके बारे में डिटेल में जान पाओगे। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 260, और ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन से है। ये भी यूनिट आपका पेपर 1 में शामिल है, आप सभी को पता होगा सिलेबस तो। और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में निम्न नामांकन का मुख्य कारण क्या है। मतलब कम नामांकन के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में निम्न यानी कि कम नामांकन का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है उच्च शुल्क संरचना, यानी कि बहुत ज़्यादा फीसेज ली जाती हैं। जो तकनीकी शिक्षा है उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे या व्यावसायिक जो शिक्षा है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बी दिया गया है यहाँ पर कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है। सी है बड़ी संख्या में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनुपलब्धता होती है। और डी ऑप्शन है छात्रों और अभिभावकों में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा है। क्या कारण है जिसके वजह से व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में बहुत ही कम नामांकन यानी दाखिला देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप पहले अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका छात्रों और अभिभावकों में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा है। यही मेन कारण है जिसके वजह से भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में आपको कम नामांकन देखने को मिलता है। यानी कि पहली प्रायोरिटी क्या होती है, गार्जियन की, समाज का जो दबाव होता है छात्रों पे, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या तो कोई सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसमें ये जो व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम आते हैं वो आपके शामिल नहीं होते। मतलब होते हैं शामिल, लेकिन इसको दरकिनार कर दिया जाता है। किसके कारण? अभाव में समझ के। ठीक है, छात्रों और अभिभावकों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो गलत धारणा है इसके अभाव में जो है इसको साइड कर दिया जाता है। बाकी आपके आईआईटी हो गया, बीटेक हो गया, इस तरीके के जो तकनीकी कोर्स हो गए और भी जो ग्रेजुएशन में कोर्स हैं उस तरीके के कोर्सों को किया जाता है, बाकी इसको साइड में किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा कैरियर और तकनीकी शिक्षा के रूप में संदर्भित होता है, जो लोगों को एक तकनीशियन या एक कुशल शिल्प या व्यापार जैसे व्यापारी या कलाकार के रूप में तैयार करता है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में निम्न नामांकन के जो मुख्य कारण है, एक तो आपके समृद्ध शैक्षणिक सामग्री का अभाव होता है, एक तो मैंने यहाँ पर बता दिया, उसके बाद भी कुछ और पॉइंट्स है, उसे आपको अपर्याप्त पूंजी आपका हो जाएगा इसमें। इस पाठ्यक्रम के बारे में नकारात्मक अवधारणा जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, और इसके अलावा जो मैंने ऊपर आपको बताया वो भी आपको याद रखना है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब जिसके बाद से आप कुछ अपना काम या व्यवसाय इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा, और उम्मीद है कि ये सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत ही एफर्ट करके ये सारे कंटेंट को तैयार किया जाता है, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि 2022 से क्वेश्चन कराए जाए, तो मैंने उसे कराना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे पास जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हो जाते हैं टाइप होके, मैं उन सारे क्वेश्चन को, अब ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 2022 में अलग अलग शिफ्ट में जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी मैं डिटेल्स के साथ यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन कराया, आंसर बताया, फिर आगे बढ़ गया। डिटेल भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, और इसके साथ ही साथ किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और किसी और यूनिट से या किसी और तरीके से प्रश्नों को आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है, ताकि ऐसे ही कंटेंट को हम तैयार करके आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर सकें। शेयर करिए ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस कंटेंट से हेल्प मिल सके, और चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट आपको रेगुलर मिले, और हायर एजुकेशन से संबंधित भी अपडेट आप चाहते हैं रेगुलर मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको क्या करना है, प्रेस कर लेना है। तभी जो है कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड होती है चैनल पे
तो उसकी अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, निश्चित रूप से आपको इस चैनल से फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।